आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक 6 डे वॉर की। ये एक ऐसा वॉर है जब इजराइल ने अकेले ही 3 देशों की बैंड बजा दी। 4 आप बोलिए, 3 क्या 4 आप बोलिए। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, जिनको एलाइड बोला जाता था, और लेबनान भी मदद कर रहा था इसमें, पाकिस्तान भी मदद कर रहा था। लेकिन इजराइल ने अकेले ही इन चारों देशों की बैंड बजा दी। 5 जून से लेकर 10 जून तक ये वॉर चला है। मैंने 10 से 15 लेक्चर लिए इजराइल पे, आप देखिएगा, पूरी हिस्ट्री कवर की है मैंने। 5 जून से लेकर 10 जून तक। 10 जून को जब सुबह हुई तो आप समझिए कि इजराइल छाया हुआ था, और इतना ज्यादा एरिया छीन लिया था यहां पे इजिप्ट और जॉर्डन का कि बैंड बज गई। ये आज तक का सबसे बहादुरी से भरपूर वॉर है ये। आज तक का ये ब्रेवेस्ट वॉर बोला जाता है, क्योंकि कभी भी एक स्क्वाड्रन ने पूरी की पूरी एयरफील्ड को तबाह नहीं किया था। बहुत बड़ा, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही डिसाइसिव वॉर था ये, जब इजराइल ने इजिप्ट की बैंड बजाई थी। इजिप्ट, जॉर्डन और इराक की हम देखेंगे दोस्तों। 6 डे वॉर, या जिसको जून वॉर या फिर थर्ड अरब इजरायली वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चैनल है दोस्तों, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग इतना बढ़िया कंटेंट लाते हैं। मेरे ख्याल में आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, 1 सेकंड लगता है, बेल आइकन दबाएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो हमको बहुत अच्छा लगता है और वीडियोस लाने का मन करता है। और अभी तो दोस्तों अप्रैल में हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हम बहुत कुछ करने वाले हैं। अप्रैल में हम अपने मर्चेंडाइज लॉन्च कर रहे हैं। कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं ये सब हम आपको बताएंगे। इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए। ट्रैवलिंग की अपडेट्स और जितनी भी अपडेट्स मैं इंस्टा पे डालता हूं, मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल का जवाब देने में मुझे देरी हो जाती है, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि अभी 1-1.5 महीने से मैं सवाल के जवाब नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत जल्द मैं दूंगा। तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ट्विटर और इंस्टा दोनों का ही। तो आप थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड समझ लो कि क्या है। देखिए, इजराइल, हिस्ट्री ऑफ ज्यूज, यहूदियों की बात करें तो आपको पता ही है। वैसे हिस्ट्री ऑफ ज्यूज पे मेरा सेपरेट लेक्चर है, मिलियंस ऑफ व्यूज उस पे आए हैं, 1 मिलियन से ज्यादा। तो ज्यूज, यहूदियों का इतिहास बड़ा ही दर्दनाक रहा है। यहूदी जो हैं, 3 अब्राहमिक रिलीजन। सबसे पहले कौन? यहूदियों का रिलीजन जुडाइज्म, जिनको ज्यूज फॉलो करते हैं, वो बहुत पुराना है। फिर आया क्रिश्चियनिटी और फिर आया इस्लाम। तो जब क्रिश्चियनिटी ऊपर आया तो यहूदियों को मारा जाने लगा। यरूशलेम सबसे इंपॉर्टेंट शहर है तीनों धर्मों के लिए। अब्राहमिक रिलीजन के लिए यरूशलेम सबसे इंपॉर्टेंट। इजराइल की बात करें तो वहां पे जुडाइज्म की बात करें, ज्यूज की, एकमात्र इजराइल एकमात्र ज्यूइश नेशन है। तो अगर हम बात करते हैं यरूशलेम की, जो कि इजराइल में ही है, तो उसको होली लैंड या फिर लेवेंट के नाम से भी जाना जाता है इजराइल के लिए। तो वहां पे सारे मंदिर, जुडाइज्म का तो इतिहास ही यहां से शुरू होता है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो जीसस क्राइस्ट ने अपनी टीचिंग्स यहां पे प्रोपोगेट की। और इस्लाम की बात करें तो जन्नत का रास्ता और अपने डिसाइपल्स को प्रेयर करना, इस्लाम की टीचिंग्स भी यहां पे प्रोपोगेट की गई। तो तीनों धर्मों के लिए यरूशलेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यरूशलेम के लिए हमेशा से लड़ाई चलती रही है। क्रूसेड्स आपने सुना होगा ना, जब मुस्लिम से क्रिश्चियंस ने यरूशलेम छीनने की कोशिश की, 8 क्रूसेड्स हुई। तो दोस्तों आपको पता ही, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि यरूशलेम बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन यरूशलेम यहूदियों का है, और यहूदियों को इधर से उधर मार मार के भगाया जाता रहा है। ठीक है, पहले तो जब शुरुआत हुई तो इनको इजराइल से खदेड़ा गया। तो यहां पे क्रिश्चियंस का कब्जा हो गया। फिर थोड़ा सा स्टेबल समय आया, उसके बाद दोबारा क्रिश्चियंस ने पूरे यरूशलेम को खत्म कर दिया, जला दिया। फिर थोड़ा सा स्टेबल समय आया, और उसके बाद यहां से यहूदियों को खदेड़ दिया गया। 5th, 6th, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, जहां यहूदी गए उनको मारा गया, उनको काटा गया। इधर रशिया में उन्होंने शरण ली तो रशिया में पोग्राम चला दिए, पकड़ पकड़ के इनको मारा जाता था, काटा जाता था। यहूदियों के साथ दोस्तों बहुत ज्यादा बर्बरता की गई है। वर्ल्ड वॉर 1 आते आते यहूदियों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि यार ऐसे तो चलेगा नहीं, हमको एक अपना नेशन चाहिए। 2000 सालों से हमको मारा जा रहा है, और अब हम अपना देश, अपना इजराइल वापस लेके रहेंगे। आज का जो इजराइल है वो पहले फिलिस्तीनियों के पास था। ठीक है, अभी भी फिलिस्तीन है वहां पे, लेकिन अब इजराइल ने मेजॉरिटी ऑफ एरिया वहां से छीन लिया है। तो अब हम ये देखते हैं कि पहली जायनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पे इजराइल के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स मिले। यहूदियों से लोग चिढ़ते भी थोड़ा ज्यादा हैं एक्चुअली। इनके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि ये थोड़े डेविल टाइप के हैं, जो यहां पे लगाते हैं कि इनकी अगर इनको ताकत दे दी, ये धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और ये ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं।
इनके ऊपर ये भी जीसस क्राइस्ट का जो क्रूसिफिकेशन था उसमें यहूदी शामिल थे, तो इसलिए क्रिश्चियंस थोड़ा सा एनिमिटी रखते भी हैं। हालांकि चलिए वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन अगर यहूदियों की बात करें दोस्तों, तो फिर हम ये देखते हैं वर्ल्ड वॉर वन आते आते यहूदियों ने बोला कि बस बहुत हो गया, और वर्ल्ड वॉर वन के बाद अब हम अपना नेशन लेके ही रहेंगे। कुछ यहूदी जो अमीर यहूदी थे उन्होंने यहां पे जमीनें खरीदनी शुरू की। यहूदी वैसे बहुत अच्छे बैंकर्स भी हैं, ठीक है। यहूदी जो हैं इनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, तो लोग थोड़ा जलते भी थे, लेकिन ये पैसा इनकी मेहनत का था। तो यहां पे फिलिस्तीनियों से जमीनें खरीदनी शुरू की, और धीमे धीमे पैलेस्तीन की काफी ज्यादा जमीनें यहां पे यहूदियों ने खरीद ली। और जब ये पता चला अरब वर्ल्ड को, तो फर्स्ट अरब इजरायली वॉर होती है 1948 में। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अरब मुल्क एक साथ उन्होंने हमला किया यहां पे इजराइल पे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यहूदी ज्यूज जो हैं वो अरब मुल्कों को हरा देंगे। फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में दोस्तों सरप्राइजिंगली इजराइल जीत गया और इजराइल की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद धीमे धीमे यहूदी जो हैं वो एक्सपैंड करने लगे, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 6 डे वॉर। इजराइल के बारे में बताऊं अगर मैं, दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज, बहुत ही छोटा सा देश है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा है। अगल बगल बहुत ज्यादा दुश्मन है उसके, अरब मुल्क तो अब तो हालांकि काफी स्टेबिलिटी है, मतलब अभी भी इजराइल में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ही है। इधर हमास है, गाजा पट्टी में पूरा बड़ी यहां पे इजराइल और लगातार जो पैलेस्तीन है और इधर जो हमास है वो लगातार भिड़े हुए हैं एक दूसरे से। लेकिन इजराइल अंदर से बहुत ज्यादा स्टेबल है। दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट इजराइल में होता है, सबसे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज इजराइल में मिलेगी। किसी देश की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे है। उसके बाद यहां की जो मोसाद है, ठीक है, यहां की जो जासूसी एजेंसी है वो इतनी खतरनाक है बेटा। आप कुछ करके देखो इजरायली लोगों के खिलाफ, वो ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, भले ही 30 साल क्यों ना लग जाए। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, जब इजराइल के ओलंपियंस को फिलिस्तीनियों ने मार दिया था, 30 साल तक ढूंढ ढूंढ के इजराइल की खुफिया एजेंसी ने मारा है, और ये बहुत ही शांत तरीके से काम करते हैं। जब युगांडा में इदी अमीन का शासन था, और जब युगांडा में इजराइल के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था एंटेब एयरपोर्ट पे, जिसमें बहुत सारे यहूदी थे, इजराइल से कमांडोज गए, जिसमें उस समय बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई भी शामिल थे। हालांकि उनकी मृत्यु हो गई थी, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चुपचाप इजराइल के कमांडोज गए इजराइल से युगांडा, और वहां पे सारे यहूदियों को वापस सुरक्षित अपने घर ले आए। इदी अमीन के मुंह पे करारा तमाचा था। ऐसे तो हैं इजरायली, इतने ज्यादा बहादुर। और भारत और इजराइल की दोस्ती, इंडिया इजराइल रिलेशन मैंने कवर किए हैं, कमाल की रही है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो थोड़ा बैकग्राउंड हो गया, अब हम बात करते हैं 6 डे वॉर की। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इजराइल जो है वो एक्सपैंड कर रहा था। इजराइल धीमे धीमे एक्सपैंड कर रहा था, और जब इजराइल के पास एरिया, अभी इतना बड़ा एरिया नहीं आया, 6 डे वॉर के बाद काफी बड़ा एरिया आ जाएगा। अरब मुल्क वैसे ही इजराइल से खार खाए हुए थे, प्रॉक्सी वॉर तो चलती ही रहती थी। और इधर पैलेस्तीन का भी उदय हो गया था, यासिर अराफात का भी उदय हो गया था, है कि नहीं। तो यहां पे और यूरोप का भी सपोर्ट था, सारे अरब मुल्कों का भी सपोर्ट था। इजराइल और अरब मुल्क डायरेक्टली वॉर में थे। ये तो एक तरीके से समझ लीजिए बस वेटिंग चल रही थी कि कौन पहले वॉर छेड़ता है। और आग में घी डाल दिया मई में सोवियत ने। सोवियत ने ये खबर फैला दी, इजिप्ट को ये बताया। इजिप्ट में उस समय गमाल अब्दुल नसीर थे, जिन्होंने जो 1956 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने थे। वो इतने बड़े लीडर थे इजिप्ट के, अरब मुल्कों को यूनाइट करने में गमाल अब्दुल नसीर का बहुत बड़ा हाथ है। वो इतने बड़े लीडर थे कि जब इजिप्ट में लोग इबादत करते थे तो गमाल अब्दुल नसीर की फोटो साथ में रखते थे। तो आप सोच ही सकते, समझ ही सकते कितने बड़े लीडर थे। तो सोवियत ने इजिप्ट को यह बोल दिया कि देखो बेटा, इजराइल तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, और 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स जो हैं इजराइल ने तैनात कर लिए हैं। बस इजिप्ट के कान खड़े हो गए, हालत खराब। अब क्या करें। अब इजिप्ट ने सारे अरब मुल्कों को साथ में लाने की कोशिश की। आपको बता दूं कि अगर इजराइल के ट्रूप्स की बात करें तो सिर्फ 50,000 ट्रूप्स है इजराइल के पास। इजिप्ट के पास 2.5 लाख, सीरिया जॉर्डन इराक को मिला दीजिए 3,07,000। क्या विश्वास करेंगे, मतलब एक तरीके से लगभग 6 लाख के करीब तो खाली इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक का ट्रूप था। इतने सिपाही थे, और इजराइल का ट्रूप 50,000। कहां 50,000, कहां 6 लाख। यह तो बात हुई ट्रूप्स की। अगर बात करते हैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो 957 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे
एलाइड के पास। अगर इजराइल की बात करें तो सिर्फ 250 से 300 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन दोस्तों इजराइल के एयरक्राफ्ट ने बर्बादी मचा दी। पहली बात तो यह कि इजराइल के एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग आर्ट ज्यादा था, यहां के फाइटर्स जो थे वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थे और टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस, और उनकी प्लानिंग जबरदस्त होती थी। इजराइल के पास 800 टैंक थे, वही एलाइड के पास 3 गुना ज्यादा 2500 टैंक्स थे जिनको सोवियत ने बनाया था। आप समझ रहे हो? तो आप समझ लो कि हर हाल में एलाइड ज्यादा थे। इजराइल को यह पता था, यह सरप्राइज वॉर था, इजराइल को यह पता था कि अगर हम हेड टू हेड गए तो हारने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए बेटर है कि थोड़ा सा शांति से जाओ। और यहां पे इजराइल के जो एयरफोर्स के कमांडर थे वो थे मोटा गौर। इजराइल ने यह खबर फैला दी पूरी दुनिया में। अमेरिका का साथ था, इजराइल को हमेशा अमेरिका इजराइल को अपना छोटा भाई मानता है, तो अमेरिका हमेशा साथ देता है इजराइल का। तो मोटा गौर ने सीधा सीधा यह बोल दिया कि देखो भैया ऐसा है कि नहीं सॉरी, मोटा गौर कह रहे हैं कि मतलब इजराइल ने यह खबर फैला दी कि हमारे तो सारे सिपाही जितने भी फाइटर पायलट्स हैं वो तो छुट्टी पे गए हुए हैं। तो अब इसमें अरब मुल्क और ज्यादा वो हो गए कि अरे छुट्टी पे गए हुए हैं। साथ ही साथ इजराइल, देखिए अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल था, इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो हार जाएंगे, तो बेस्ट यही कि इनडायरेक्ट जाओ, सरप्राइज अटैक करो। अब सरप्राइज अटैक आप कैसे कर सकते हैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। और जैसा कि मैंने बताया इजराइल का स्पाई नेटवर्क कमाल का था, कमाल का जासूसी नेटवर्क था। गमाल अब्दुल नसीर की जो मालिश करता था वो तक इजराइल को इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो पल पल की जानकारी इजराइल को थी कि एयरफील्ड इनकी कहां है, कैसे अटैक करना है। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब यह सब हो रहा था, जून में वॉर शुरू होना है, ठीक 20 दिन पहले इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ तिरान को ब्लॉक कर दिया। देखो स्ट्रेट ऑफ तिरान ये है, इजराइल कोई भी ट्रेड करेगा तो स्ट्रेट ऑफ तिरान से ही तो करेगा ना, इसके शिप्स यहीं से निकलेंगे। लेकिन क्योंकि ये रीजन ब्लॉक है तो कैसे जाएगा इजराइल का शिप? अब इजराइल का मूड खराब हो गया। इजराइल ने बोला अच्छा रुको बेटा, अच्छा इस मैप पे हम अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। अब देखिए अभी तक मई आते आते जॉर्डन, इराक, इजिप्ट और क्या कहते हैं कि सीरिया, ये 4 देश थे जो एलाइड में थे। अब हम ये देख रहे हैं कि इजराइल को पता था कि अब युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है और इन 4 देशों ने पूरी तैयारी कर ली है। खबर यह फैला दी थी कि हमारे सिपाही जो है वो छुट्टी पे हैं। चुपचाप इजराइल को एकदम बिल्ली की तरह हमला करना था। सुबह 7:10 पे हमला शुरू हुआ। इजिप्ट की एयरफील्ड, इजिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, इजिप्ट को पता ही नहीं चला। पहली बात तो इजिप्ट को यह लग रहा था कि सुबह सुबह वॉर कर नहीं सकते। दूसरी बात इजिप्ट देखिए क्या है ना कि रेडार थे और रेडियो कंटिन्यूअसली रेडियो वेव छोड़ते रहते हैं। हर देश में रेडार होते हैं। रेडार क्या करते हैं, रेडियो वेव छोड़ेंगे, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा उससे टकरा के वेव्स वापस आएंगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर खाली एरिया है, जैसे आप एक रूम में बैठे हैं और मैं रेडियो वेव छोड़ रहा हूं, तो आप उस रूम में नहीं है, या रूम छोड़िए आप खाली एरिया में मैं रेडियो वेव छोड़ रहा हूं तो कोई वहां पे कुछ नहीं है, तो रेडियो वेव्स मतलब रेडार पे कोई हलचल नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपको खड़ा कर दूं या अगर मान लीजिए कि मैं एक बहुत बड़ी चट्टान रख दूं तो वो रेडियो वेव्स उससे टकरा के वापस आएगी ना, तो कंप्यूटर में कुछ हलचल होगी। अब दोस्तों जब भी एयरक्राफ्ट जाते हैं रेडार से बचते हुए जाते हैं। इजराइल के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो रेडार से बचते हुए कैसे जाए। तो ये बोला कि आज तुम्हारी जीत का दिन है, ऐसी तबाही मचाओ कि इजराइल की आने वाली नस्लें तुमको याद रखें। साथ ही साथ इस ऑपरेशन की जानकारी किसी को नहीं थी, ऑपरेशन फोकस था, बहुत ही चंद लोगों को इसकी जिम्मेदारी थी और पूरा दारोमदार इजरायली एयरफोर्स पे था। अब दोस्तों इजराइल के विमान निकले, इजराइल के विमान सुबह निकले और इजिप्ट को यह लग रहा था कि सुबह सुबह तो ये अटैक करेंगे नहीं। सब नाश्ता कर रहे थे, इजिप्ट की जो एयरफोर्स थी वो नाश्ता कर रही थी। इजराइल के 3 टारगेट थे। सबसे पहले तो वो टारगेट जो छोटे एयरक्राफ्ट, इजराइल को यह लग रहा था कि डॉग फाइट भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा हवा में डॉग फाइट, मतलब हवा में प्लेन्स के बीच फाइट होती, इधर दूसरा एक प्लेन बम बरसा रहा है, इधर दूसरा प्लेन गोलियां बरसा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इजराइल ने पूरी की पूरी एयरफील्ड को ही तबाह कर दिया है, इजिप्ट को निस्तना नाबूद कर दिया। तो 3 लक्ष्य थे। सबसे पहले तो उन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करो जो ये कर सकते हैं। दूसरा एयरक्राफ्ट कौन थे, ये वो थे जो लंबी दूरी तय कर सकते हैं। लंबी दूरी के एयरक्राफ्ट को खत्म करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इजराइल पे आके ये एयरक्राफ्ट बम बरसा सकते थे और इजिप्ट की एयर स्ट्रेंथ काफी जबरदस्त थी।
तीसरे मिग को खत्म कर दो, जो मिग 21 बहुत ही खतरनाक, इनको खत्म कर दो। तीनों में इजराइल कामयाब हुआ। इजिप्ट के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है ना, डिफेंस मिनिस्टर, ये आराम से सो रहे थे और यहां पे इनके मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला, शम्स अल बद्र, कि देखो मुझे जगाना नहीं, ये मेरा आदेश है। अच्छा, कुछ इजिप्शियन फोर्स के, एयरफोर्स के लोग गमाल अब्दुल नसीर से भी चिढ़ते थे, भाई डिक्टेटर के मतलब एक तरीके से लीडर तो वही थे, कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं, तो इसलिए जानबूझ के भी थोड़ी सी देरी हुई। अब हुआ क्या कि जब इजराइल की एयरफोर्स इजिप्ट में बढ़ रही थी, सिर्फ ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर थी। आप समझ सकते हैं 15 मीटर मतलब बहुत ही कम ऊपर। इजराइल की पूरा जो जत्था निकला, 40 विमानों का जो बेड़ा निकला, तो वो बहुत ही कम ऊंचाई, बहुत कम ऊंचाई थी। क्यों? क्योंकि रेडार से बच सके। अगर ज्यादा ऊंचे उड़ते तो रेडार, रेडियो वेव्स, उनको, आपको रेडार से, रेडार को बाईपास करने के लिए बहुत ही कम ऊंचे पे उड़ना पड़ता, ऊंचाई बहुत ही कम होनी चाहिए। तो विमान 15 मीटर पे उड़ रहे थे। इनफैक्ट दोस्तों, इजराइल ने रेडियो कम्युनिकेशन भी काट दिया था। इजराइल, जिन लोगों को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई थी और जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने यह तक बोला कि आप कोई भी रेडियो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि उससे भी इंटरसेप्ट कर सकता है इजिप्ट। तो जो भी आपको करना है, आपको अपने हाथों से, जो आपको कमांड देने हैं, जो आपके साथ, आपके साथी जेट्स हैं, साथी जो जेट्स में बैठे हैं, उनको आपको हाथों से कमांड देना है। आप समझ सकते हैं कितनी टैक्टिकली इस पूरे मिशन को किया गया। तो अब दोस्तों पूरा का पूरा बेड़ा निकला कहां पे? इजिप्ट में। लेकिन हुआ क्या, इजिप्ट के रेडार ने इनको पकड़ लिया। इजराइल इतना बड़ा जंगी बेड़ा जब आ रहा था तो इजिप्ट के रेडार ने इनको पकड़ा, लेकिन इजिप्ट को यह लगा कि शायद, क्योंकि दोस्तों इस एरिया में रेकी होती रहती थी और इतनी सुबह इतना कोई मतलब सीरियस भी नहीं था कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा, तो इजिप्ट को यह लगा कि हो सकता है अमेरिकन हो, मे बी अमेरिकन एयरक्राफ्ट हो, या मे बी इजराइल इनकी रेकी कर लो। लेकिन इस बार दोस्तों हम ये देखते हैं कि काफी ज्यादा हलचल होने लगी। 5 से 7 जून तक दोस्तों, 5 जून को 90% इजिप्शियन एयरफोर्स को खत्म कर दिया। 4 मिग विमान, इजराइल को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इजिप्ट के जो ये विमान है वो हमारे ऊपर हमला करे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जरा सा भी चैलेंज फेस नहीं किया इजराइल ने, क्योंकि दोस्तों कोई भी विमान उड़ने की कोशिश करता, इजराइल वही ठोक देता। ऐसी हालत कर दी थी। इजिप्ट के पास वो गया सीरिया, इजिप्ट के बाद वो गया सीरिया और फिर गया जॉर्डन। तो पहले इजिप्ट की एयरफील्ड को तबाह किया, फिर सीरिया और फिर जॉर्डन। द वॉर हैज स्टार्टेड। इजराइल ने तुरंत ही गाजा स्ट्रिप को कैप्चर कर लिया, सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर कर लिया, स्विस कैनाल पे पहुंच गया। 3 दिन के अंदर अंदर इजराइल बहुत ही ऊपर चला गया। बैंड बजा दी दोस्तों यहां पे इजिप्ट की। इजिप्ट संभल ही नहीं पाया, जमीन से फायर नहीं कर पाया। और यहां पे इजिप्ट के कमांडर इतना डर गए थे कि उन्होंने सारी फायरिंग भी रोक दी। उन्होंने कहा बिल्कुल फायर मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने ही एयरक्राफ्ट पे फायर कर दो इजराइल का एयरक्राफ्ट समझ के, तो बिल्कुल भी फायर मत करना। इजिप्ट कोई भी चैलेंज दे ही नहीं पाया। अब जमीन पर लड़ाई शुरू हो गई। इजराइल ने पहले तो इजिप्ट को हराया, फिर जॉर्डानियन को हराया। जमीन पे दोस्तों बहुत तगड़े से इन्होंने लड़ाई की। जमीन पे बात करें तो ट्रूप्स भले ही कम था, लेकिन ऊपर से देखिए, अब इजिप्ट की एयरफोर्स खत्म, जॉर्डन, इजिप्ट, अब एयरफोर्स खत्म। तो यार देखो, एयरफोर्स बहुत बड़ी ताकत है। तुम जमीन पे लड़ते रहो, हम ऊपर से ही मार देंगे, बम बरसा देंगे। तो इधर जमीन पे भी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी थी इजराइल की। जमीन पे इजरायली सैनिक लड़ रहे हैं, ऊपर से एयरफोर्स का साथ। अब उधर से एलाइड के पास फाइटर क्राफ्ट नहीं बचे, तो एयरफोर्स कहां की, वो कहां से एयरफोर्स लेके आए। तो इजराइल की सोची समझी प्लान था ये, सोचा समझा कि सबसे पहले हम एयरफोर्स को तबाह करेंगे। एक बार एयरफोर्स को तबाह किया, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, इसके बाद ये उठ ही नहीं पाएंगे। और एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। 7 और 8 जून आते आते इजराइल ने पूरी तरीके से इस एरिया पे कब्जा जमा लिया। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये जो आप सिनाई पेनिनसुला देख रहे हैं ना, ये पूरा इजराइल के पास आ गया, पूरा का पूरा। ये जो आप वेस्ट बैंक देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा गोलन हाइट्स तक को इजराइल ने ले लिया 1967 के बाद। पहले इजराइल के पास इतना खाली इतना एरिया था,
लेकिन 1967 के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एरिया इनके पास आ गया। हालांकि बाद में सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को दे दिया, अभी मैं आगे की आपको कहानी बताऊंगा। तो ये हुआ, और उसके बाद अल्टीमेटली हम देखते हैं 9 और 10 जून इजराइल ने गोलन हाइट्स को भी अपने कब्जे में कर लिया और सीरियन फोर्सेस को भी खदेड़ दिया। तो यानी कि इजराइल वॉज द विनर। गमाल अब्दुल नसीर इतना ज्यादा परेशान हो गए थे, हालांकि वो बहुत अच्छे लीडर थे। यहां पे दोस्तों हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, गमाल अब्दुल नसीर भी बहुत ही तगड़े लीडर थे, अरब वर्ल्ड के अभी तक सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। लेकिन इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट हो गए थे कि उन्होंने इस्तीफा देने की कोशिश, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन फिर पब्लिक ने बोला कि नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि आप अपना इस्तीफा दें। बहुत बुरी हालत थी, कोई कुछ नहीं कर पाया। देखते देखते इजराइल पूरा एरिया ले गया। अब दोस्तों उसके बाद 1967 के बाद 2 साल बाद ही गमाल अब्दुल नसीर की मृत्यु हो गई। उसके बाद है अनवर सादत, इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने। वो थोड़े से लिबरल टाइप के थे, वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट रहे। 1973 में फिर एक वॉर होती है, यूम किपर वॉर, जिसमें अगेन इजराइल के पास अपर हैंड था, लेकिन इसमें ना इजराइल जीता और ना ही अरब फोर्सेस जीती, ड्रॉ हुआ ये। फिर फाइनली ये तय हुआ कि बहुत लड़ाई हो गई है और अब हमको लड़ाई को रोकनी है। तो इजिप्ट के अनवर सादत जो थे, उन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाया, अमेरिका ने भी इस पहल को आगे बढ़ाया, और इजिप्ट ने फिर सीरिया इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। हालांकि पैलेस्तीन बिल्कुल भी इससे क्या कहते हैं संतुष्ट नहीं था। और अल्टीमेटली दोस्तों हम देखते हैं कि पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसमें इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला वापस दे दिया। जो एरिया जीते थे, ठीक है, इजराइल ने उसको वापस दे दिया। लेकिन हाँ, इजराइल में ये आप देख रहे हैं ना, ये 1967 के बाद ही इतना ज्यादा एरिया जो है वो आया इजराइल के पास। तो सिनाई पेनिनसुला वापस दे दिया इजिप्ट को, और वेस्ट बैंक भी फिर हम ये देखते हैं कि ये वाला जो पूरा वेस्ट बैंक है ये पैलेस्तीन को, मतलब ये वाला जो एरिया है पैलेस्तीन को दे दिया, पैलेस्तीन यहां पे आ गया। और उसके बाद फिर गोलन हाइट्स अगेन सीरिया के पास चली गई। तो ये एक क्या कहते हैं मतलब एक अच्छाई के नाते इजराइल ने ही किया। तो इजराइल सिनाई और गाजा से विड्रॉ कर गया 1982 में, और एक पीस ट्रीटी साइन हुई। फिर हम देखते हैं कि 1990s के बाद पैलेस्तीन को भी रिकॉग्नाइज किया। 1993 में पैलेस्तीन के यासिर अराफात पहले प्राइम मिनिस्टर बने। ये वाला जो एरिया ना गाजा और ये वेस्ट बैंक, ये अभी पैलेस्तीन के पास है। और उसके बाद अभी की स्टोरी आपको पता है। लेकिन दोस्तों ये जो वॉर थी, इसमें ऐसी बैंड बजाई इजराइल ने, मतलब ये एक क्या कहते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो और आपके पास हथियार कम हो, तब भी आप तगड़े दुश्मन को हरा सकते हैं। ठीक है, यूएन रेजोल्यूशन 242 और कैंप डेविड अकॉर्ड इजिप्ट के साथ साइन हुए थे, जिसमें दोस्तों इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अनवर सादत, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया था। और फिर 2 स्टेट सोल्यूशन, मतलब एक इजराइल हो और एक पैलेस्तीन हो। तो यह लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।